दहेज केस रद्द हो जाएगा अगर पत्नी के पास में 4 सबूत नहीं है, जो कि जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं। जजमेंट अभी का है, 24 अप्रैल 2026 का है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बताया कि पत्नी के पास में ये सबूत भी होने चाहिए, तभी मुकदमा चलेगा। अदरवाइज जैसे इस केस को रद्द कर दिया है कि आरोपी अपीलकर्ता के संबंध में कार्रवाई क्या की जाती है, रद्द की जाती है, तो मामला रद्द हो सकता है। और वो 4 सबूत है कौन से, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपके पास में भी है तो आप भी अपना केस विन कर सकते हो। पहली चीज तो, अगर किसी पत्नी ने पति के रिश्तेदारों का नाम लिखवा रखा है, भाई रिश्तेदारों में जैसे माँ बाप हो गया, देवर जेठ हो गया, या उसकी ननद हो गई, जीजा हो गया, भाई रिश्तेदारों का नाम लिखवा रखा है कि ये लोग क्या करते हैं जी, ये मेरे को दहेज के लिए तंग परेशान करते हैं। पहली चीज तो वो लोग उस घर में एक साथ रहना उनका जरूरी है। अगर वो लोग दूर रहते हैं, जैसे बहन की शादी 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर हो पड़ी है, देवर जो है कहीं बाहर पढ़ रहा है, या जेठ जो है उसका मकान अलग है, या सास ससुर जो है वो अलग रह रहे हैं, तब ऐसे में वो मुकदमा रिश्तेदारों पे नहीं चलेगा। और अगर फिर भी उस पत्नी का मानना है कि ये लोग जो है, इन लोगों की वजह से मेरे साथ जो है मेरा पति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, यानी कि वो उसको उकसा रहे हैं, तो उसके पास में सबूत होना चाहिए कि कब उकसाया, कितने पेमेंट के लिए उकसाया, कितने दहेज के लिए उकसाया। दूसरी बात यहां पे बता दी, अगर किसी पत्नी को लग रहा है मेरे पति का किसी और महिला के साथ में संबंध है, किसी और महिला के साथ में संबंध है, तो वो एक क्रूरता बन जाती है। अगर सच में कोई पति जो है दूसरी महिला के साथ में अफेयर में है, लिविंग में है, या उसने दूसरी शादी कर ली, तो क्रूरता बन जाएगा। लेकिन सिर्फ शक है, और शक के आधार पे उसके पास में कोई सबूत नहीं है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर रखी है, उसके पास उसके साथ में कोई और अफेयर चल रहा है, उसके पास में कोई सबूत नहीं है, सिर्फ शक है, तो शक के आधार पे क्रूरता का मुकदमा नहीं चलेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अगली बात यही बताई है। इसके अलावा यह बता दिया कि अगर पत्नी ने मार पिटाई के लिए लगाया है भाई, कि भाई मेरे पति ने और उसके परिवार के लोगों ने क्या किया है, मार पिटाई मेरे साथ में की गई है, तो मार पिटाई का पत्नी के पास में मेडिकल होना चाहिए। और अगर मेडिकल नहीं है तो दहेज केस जो है नहीं माना जाएगा, यानी कि पत्नी के पास में क्या होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। इसके अलावा अगर पत्नी को लग रहा है कि भाई मेरे साथ में क्रूरता की गई है, मेरे से दहेज मांगा गया है, भाई मेरे पति ने या इसके परिवार के लोगों ने मेरे साथ में दहेज को लेकर क्या किया है, मेरे साथ में टॉर्चर किया गया है, तो उस टॉर्चर का उसके पास में क्या होना चाहिए जनाब, सबूत होना चाहिए। और अगर सबूत नहीं है तो वो दहेज केस जो है वो नहीं चलेगा। और यही 4 बातें जो इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई है कि अगर इनके सबूत है वाइफ के पास में नहीं है, तो उस मामले को क्या कर दिया जाएगा, तो वो जो FIR थी, जो संबंधित कार्रवाई को क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दिया जाएगा। अब ऐसा डिसीजन लिया क्यों, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि मैटर है क्या। देखो, शादी हुई थी 2007 के अंदर, दोनों पार्टी की शादी जो है 19 दिसंबर 2007 को इनकी शादी हुई थी। इसके बाद में इनके बीच में गृह क्लेश हो गया, और गृह क्लेश के चलते चलते मुकदमा बन गया कौन सा, दहेज का। और फिर करते करते जो है 494 का मुकदमा बन गया, 498 का और 34 का। 494 होता है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली मेरे होते हुए, तब लगता है। 498 के एक मुकदमा बनता है भाई दहेज की क्रूरती के लिए। 34 मतलब एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। हाई कोर्ट ने इनकी FIR रद्द नहीं की, इसलिए पार्टी कहां पे आ गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गई। अब मैं आपको थोड़ी सी मैटर के बारे में बता देता हूं। 24 अगस्त 2016 को उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से उसको क्या किया जा रहा था जी, तंग परेशान किया जा रहा था। उससे 30 लाख रुपए और 47 लाख सोने के सिक्के मांग के उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। शारीरिक हिंसा उसको दी जा रही थी। नशीली दवाइयां उस वाइफ को जो है ये लोग देते थे। उसके बाद वो गर्भवती हो गई, गर्भवती 2008 में, क्योंकि शादी 2007 में हुई थी और शिकायत दर्ज करवाई थी यहाँ पे। गर्भवती होने पर अक्टूबर 2008 में अपने मायके में चली गई, और वहां पति अक्सर उससे फोन पे क्या मांगता, दहेज के लिए परेशान करता। और 2009 में वे उसे नौकरी दिलाने के बहाने जो है वापस ले गया। कहाँ ले गया, जहां वो रहता था दूसरी कंट्री के अंदर, और वहां पे उसके साथ क्या किया जा रहा था, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। अबू धाबी के अंदर उसको अबू धाबी वो ले गया था, ठीक है। तो वापस ले गया 2009 में, वहां पे भी जाके उसको क्या कह रहा, प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बाद में आरोप लगाया कि जून 2010 में भारत वापस ले आया, और उसके सोने के जो सिक्के थे भाई उसको बेच खा के क्या किया उसने, एक वॉक्सवैगन की कार खरीद ली इंडिया के अंदर, और भाभी के नाम पे फ्लैट खरीद लिया। भाभी का भी नाम जो है इस केस के अंदर इन्वॉल्व करवाया गया। भाई उसके जो सोने के सिक्के थे उनको बेच के इन्होंने गाड़ी वगैरह ले ली। अक्टूबर 2010 में अपने पति के साथ फिर विदेश चली गई। वहां फिर उसको फिर दहेज के लिए उसको बार बार मार पिटाई उसके साथ में की गई थी। और उसके बड़े भाई ने, पति के बड़े भाई ने यानी कि जेठ ने, और पति के माता पिता ने 26 मई 2011 को 5 लाख रुपए, और 31 अगस्त 2011 को 15 लाख रुपए, और 22 9 लाख रुपए का जो है फिर डिमांड की, और उन्होंने पैसे वगैरह दिए। फिर ये बता दिया। फरवरी 2015 में उनके पति वापस केरल आ गए, दोबारा इंडिया में आ गए, और उनके पति के नाम पे एक वकील ने नोटिस भेजा।
नोटिस भेजा कि सिमरन जी नाम की एक महिला ने भेजा है, जिसमें खुद को उनकी पत्नी बताया है। तो सिमरन नाम की एक लेडीज का नोटिस आता है पति के घर पे, और उस नोटिस को पढ़ लेती है पत्नी। और क्या लिखा है उसमें, तस्वीरें भी मिली। उन्होंने इस बारे में पूछताछ की तो उन्हें बताया गया है कि तस्वीरें उनको धोखा देने के लिए भेजी गई है। बाद में उनके भाई को पता चला कि उनके पति ने अपनी पहले से शादी होने की बात छुपाकर 21 मई 2013 को आंध्र प्रदेश में सिमरन नाम की एक महिला से शादी कर ली थी। इनकी शादी हुई थी 2007 में, पति ने दोबारा शादी कर ली थी 21 मई 2013 को। ये इनको बाद में चला। तो ये पूरा एक केस है, आप समझ गए होंगे इस केस में अभी तक क्या हुआ है। तो 2007 से लेके आज तक का ये पूरा मैटर यहाँ पे आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बताया, हमारा मामला जो है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ में, क्योंकि हमको किसी के पर्सनल केस से कोई फायदा नहीं होगा, हमको बेनिफिट मिलेगा इस केस की गाइडलाइन से। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है वो देख लेते हैं। हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी, अभिलेख में मौजूद सामग्री को ध्यानपूर्वक से देखा, उपरोक्त विधिगत स्थिति में आलोक में 2 प्रश्न विचारे। कोर्ट के पास में 2 क्वेश्चन मैन आए हैं। पहला, क्या एफआईआर और आरोप पत्र में निहित आरोप प्रथम दृष्टया अभियुक्त अपीलकर्ता विरुद्ध आईपीसी की धारा 498 434 के अंतर्गत अपराध अभियोजन का प्रकट करते हैं? क्या जो स्टोरी बनाई गई है, क्या उस स्टोरी से 494 का मुकदमा बनता है? क्या 34 का मुकदमा बनता है? और क्या 498A का मुकदमा जो है बनता है? जो अभियुक्त पति से भिन्न है, यानी कि ये जो बातें होती हैं ये एक आम बोलचाल की बातें होती हैं। इसमें ना तो कोई सबूत दिया है पार्टी ने, ना कोई विशिष्ट तारीख बताई है, कोई दिन बताया कि उस दिन मेरे साथ में मारपिटाई करके उस दिन दहेज लिया गया था। और दूसरा, क्या वर्तमान मामले में तथ्य और परिस्थितियों में अभियुक्त अपीलकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई जारी रखना क्या 482 के तहत विधि का दुरुपयोग होगा? दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन तो है क्या ये एफआईआर बनती है, दूसरा अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं तो क्या फिर ये कानून का दुरुपयोग होगा? अब आगे देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। वर्तमान मामलों में आरोपी अपीलकर्ता संख्या 1 पति, ससुर और आरोपी अपीलकर्ता संख्या 2 सास कथित तौर पर उत्पीड़न की कुछ घटनाओं के दौरान उपस्थित थे। जब लड़की के साथ में क्रूरल्टी हो रही थी तब वो लोग घटना के ऊपर मौजूद थे और शिकायतकर्ता के भाई द्वारा भुगतान की गई राशि प्राप्त की थी, यानी कि उसके भाई ने जो पैसे दिए थे, ऊपर जो तारीख दिखा रखी है ना, इस तारीख को मेरे भाई ने 9 लाख दिए, 15 लाख दिए, 5 लाख दिए, उस टाइम पे वो थे। हालांकि एफआईआर में उन्हें किसी भी पहचान योग्य अवसर पर मांग, धमकियां, शारीरिक हमले के किसी विशिष्ट कृत्य के आरोपित नहीं किया गया है। एप्लीकेशन, लड़की की जो पिटीशन है, उसने ये तो बता दिया कि इस तारीख को मेरे भाई ने पैसे डाले थे और उस टाइम सास ससुर भी मौजूद थे, पर यह नहीं बता पाई कि वो पैसे किस मांग के तहत में उन्होंने डाले थे, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। आरोपी अपीलकर्ता संख्या 3 भाभी पर आरोप है कि उसने सोने की बिक्री से प्राप्त धनराशि से एक फ्लैट की खरीद के लिए धन लिया था, यानी कि भाभी जो पैसा लिया था ना, वो 47 सोने के सिक्के बेचे थे, एक फ्लैट भाभी के नाम पे लिया था, लेकिन उसकी ओर से क्रूरता या जबरदस्ती का कोई विशिष्ट कृत्य आरोपित नहीं किया गया है। भाई भाभी ने तो आपको टॉर्चर नहीं किया, फ्लैट अगर उसके देवर ने उसको दिलवाया है तो देवर ने अपनी मर्जी से दिलवाया, आपको तो टॉर्चर नहीं किया, इसके भी सबूत नहीं मिले। ऐसे धन की प्राप्ति के अलावा उसके विरुद्ध कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया है और कोई और आरोप भी नहीं है, सिर्फ यही आरोप है कि भाभी के नाम पे फ्लैट खरीदा है, कोई और आरोप नहीं है। तीनों मामलों में आरोपी भारतीय दंड संहिता धारा 498 क्रूरता के अपराध का गठन करने वाली विशिष्ट कृत्यों के बजाय उपस्थिति और प्रोत्साहन के सामान्य कथनों तक ही सीमित हैं, यानी कि सिर्फ ये सामान्य कथन है, जो घरेलू बातें होती हैं, ये कोई दहेज केस नहीं बनता है। इसके बाद में आईपीसी धारा 494 का जिक्र यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लगाए गए आरोपों के संबंध में मामले से यह माना गया कि उक्त आरोप को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता को प्रथम दृष्टया दूसरे विवाह समारोह में आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कर्तव्य चूक को सिद्ध करना आवश्यक है। उसने दूसरी शादी की है, यह बात पत्नी को प्रूफ करना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष आरोपी अपीलकर्ता की ओर से ऐसे प्रत्यक्ष कर्तव्य इरादे को स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है। लड़की ने ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में नहीं दिया है कि जिससे कोर्ट ये मान सके कि ये सेकंड मैरिज है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नोटिस आया था कि भाई मैं इसकी वाइफ हूँ, और पति ने कह दिया ऐसा नोटिस तो भाई कोई भी धोखा देने के लिए भेज सकते, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। तो फिर उच्च न्यायालय ने एक गवाह के बयान के आधार पर आरोपी अपीलकर्ता की जानकारी का अनुमान लगाया। हालांकि केवल इस प्रकार की अनुमानित जानकारी में स्थापित मापदंड को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिसके लिए प्रत्यक्ष कर्तव्य चूक के प्रमाण की आवश्यकता होती। यद्यपि यह आरोप लगाया गया कि आरोपी अपीलकर्ता को दूसरे विवाह की जानकारी थी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कृत्य किए जाने या किए जाने की मात्र जानकारी से ही अपेक्षित सामान्य इरादे का प्रमाण स्थापित नहीं होता है।
यहाँ तक कि इस आधार पर भी आरोपी अपील करता है दूसरे विवाह की जानकारी थी, ऐसा कोई आरोप नहीं है और न ही कोई ऐसी सामग्री है जिससे यह पता लग सके कि उनका विवाह संपन्न हुआ, यानी कि कोई उसके पास में सबूत नहीं है। उसके साथ क्रूरता की गई थी, उसका सबूत नहीं है। सास ससुर ने दहेज मांगा था, उसका सबूत नहीं है। भाभी ने उसको फ्लैट लिया है उसको टॉर्चर करके, ये इसका सबूत नहीं है। पति ने दूसरी शादी की है, ऐसा सबूत भी उसके पास में नहीं है। तो फिर कोर्ट ने क्या कर दिया भाई, ये विवादित आदेश निरस्त किया जाता है और एफआईआर संबंधित सारी कार्रवाई को रद्द कर दिया जाता है और तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। अपील स्वीकार का क्या मतलब होता है, जिसने अपील लगाई है उसके हक में फैसला आ गया। अपील किसने लगाई है, पति और उसके परिवार ने लगाई है 24 अप्रैल 2026। तो उसके पास में किसी तरह का कोई सबूत नहीं था और जो भी उसने आरोप लगाए थे वो उन आरोपों को प्रूफ नहीं कर पाई है मैडम जी। और ये है जजमेंट 24 अप्रैल 2026 का सुप्रीम कोर्ट का। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपके केस में भी देखो जो फैमिली केस होते हैं ना, फैमिली केस बड़े ही मतलब बोलते हैं ना नाजुक से केस होते हैं। जो स्टोरी भावुक होकर लिखी जाती है एफआईआर के अंदर, चार्जशीट के अंदर जो बनाई जाती है भावुक होकर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्टोरी टू स्टोरी मैच होती हैं। एक सिर्फ मैच करने के लिए, बोलते हैं ना कड़ी को कड़ी जोड़ने के लिए स्टोरी बनाई गई है। अगर आपके पास में प्रूफ है कि भाई ये चीज़ें झूठी लिखी गई है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये एक पैकेज होता है लड़कियों की तरफ से जिसमें दहेज केस आ गया, ये आ गया, तो सबूत भी ज़रूरी होते हैं। और ये जजमेंट ज़्यादा पुराना नहीं है, 24 अप्रैल 2026 का, और ये वीडियो आई थिंक आपको 30 अप्रैल 2026 को मिल जाएगा, 6 दिन के बाद ही। तो इस केस में कोई आदमी अपना केस जीत चुका है, तो आप भी अपना केस जीत सकते हो। तो उम्मीद करूँगा भाई जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके ऊपर झूठा केस हुआ है, उससे वो केस टल जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। कोई किसी के ऊपर झूठा केस ना ही लगाए तो ही अच्छा है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।